जब भी मैं दीदी से बात करती कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ या आपके ससुराल आना चाहती हूँ, तो दीदी तुरंत मना कर देती और कहती मुझे बहुत काम होता है, इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। तुम्हारे जीजाजी ने मेरे ऊपर बहुत काम का दबाव दे रखा है, लेकिन मुझे अपनी दीदी की बातों पर विश्वास नहीं होता। उनकी बातों से ऐसा लगता था जैसे दीदी किसी मुसीबत में है, किसी दर्द से गुजर रही है। इसीलिए मैंने एक दिन फैसला किया कि मैं दीदी के घर ज़रूर जाऊंगी और दीदी को बताए बिना दीदी के घर चली गई। दीदी की शादी एक बहुत ही बड़े घराने में हुआ था। मेरे जीजू नेतागिरी का काम करते थे। जैसे ही मैं दीदी के घर पहुंची, दीदी का घर तो बहुत ही आलीशान था। घर के सामने दो गाड़ी खड़ी थी जो बहुत ही महंगी थी। मैंने सोचा शायद दीदी सही कहती है, दीदी के ऊपर काम का प्रेशर रहता है, इसलिए दीदी मुझे आने से मना करती रहती है। जैसे ही मैं घर के अंदर गई, दीदी सबको खाना परोस रही थी। जैसे ही दीदी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, दीदी खुश होने की बजाय मुझे देखकर घबरा गई। उनके सर पर पसीना आ गया और घर के सारे लोग भी मुझे देखकर खुश नहीं थे। दीदी की सास कहने लगी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? और बताया भी नहीं। कम से कम आने से पहले फ़ोन करके बता तो देती। मैंने दीदी की सास को नमस्ते किया और उनसे कहने लगी, दीदी के घर में आने के लिए पहले से कहने की क्या ज़रूरत है? मेरे जीजू मेरी तरफ घूरने लगे, जैसे कि मैंने बहुत बड़ी बात कह दी थी। मेरे जीजू बहुत ही खड़ूस टाइप के इंसान थे। वह जल्दी से किसी से बात नहीं करते थे। दीदी मुझे जल्दी से अपने कमरे में लेकर गई और मुझसे कहने लगी, तुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा, क्यों, क्या हो गया? इतने में मैंने जब दीदी की तरफ ध्यान दिया, दीदी के शरीर में जगह जगह कटने के निशान थे। दीदी बहुत पतली दुबली हो चुकी थी। उनका चेहरा भी नीला पड़ा हुआ था। मैं सोचने लगी, दीदी की शादी तो इतने अमीर घर में हुई है, यहाँ पर तो कोई खाने पीने की कमी नहीं है, फिर दीदी का शरीर इतना खराब क्यों हो गया है? दीदी मुझे कमरे में रखकर चली गई और कहने लगी, यहाँ से मत निकलना। मैंने कहा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था दीदी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, जो दीदी मुझे बता नहीं रही है। लेकिन आखिर बात क्या थी जो मुझे पता करना था? मेरी दीदी का भरा पूरा परिवार था। घर में सास ससुर जेठ जेठानी, जेठानी के दो बच्चे और मेरी दीदी और जीजू थे। मेरी दीदी की शादी को 1 साल गुजर गया था, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद मेरी दीदी एक थाली में खाना लेकर आई और मुझे बड़े ही प्यार से खिलाने लगी और मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगी। कहने लगी, तुझे देखे हुए कितना टाइम हो गया था। तुम लोगों के लिए मैं बहुत रोती थी। और पूछने लगी, मम्मी पापा कैसे हैं? मैंने कहा, सब ठीक है। तुम्हें बहुत याद करते हैं, लेकिन तुम हो कि ना ही हमें यहाँ बुलाती हो और ना ही घर पर आती हो। लड़की की अगर शादी होती है तो क्या मायका भूल जाती है क्या? जैसे ही मैंने इतना कहा, दीदी की आंखों से झरझर पानी निकलने लगा। दीदी कहने लगी, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आने का समय नहीं मिलता है। लेकिन दीदी की आंखों के आंसू कुछ और ही कह रहे थे, शरीर के घाव कुछ और ही कह रहे थे। दीदी मुझे कहने लगी, तुझे यहाँ पर ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। शाम होने से पहले यहाँ से निकल जा, ताकि घर पर रात होने से पहले पहुँच जाएगी। मैंने दीदी से कहा, मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ आपके साथ
2-3 दिन रहूंगी। मेरी दीदी जिद करने लगी कि नहीं, तुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी जिद के आगे दीदी की जिद नहीं टिकी और मैं आज रात के लिए वहां पर रुक गई। दीदी ने मुझे एक कमरा दिया और कहने लगी यहाँ पर रात को सो जाना। मैंने कहा ठीक है। दीदी के साथ पूरा दिन गुजारने के बाद दीदी ने पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बनाया। पूरा परिवार खाने के बाद अपने अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन जीजू का अभी कोई अता पता नहीं था। मैंने दीदी से पूछा, जीजू कब तक आते हैं? दीदी ने कहा, तुझे अपने जीजू से क्या करना है, तू भी खाना खा और जल्दी से सो जा। दीदी मेरे सोने पर बहुत जोर देने लगी। मुझे दाल में काला लग रहा था। दीदी ने जिद करके मुझे खाना खिलाया और मुझे अपने कमरे में सोने के लिए भेज दिया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 12 बजे थे। मेरे कानों में जीजू की आवाज़ आने लगी। जीजू के साथ ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे आदमी हैं। मैंने जब अपने कमरे से झांका तो देखा सोफे पर जीजू के साथ 4 आदमी और थे। सब मिलकर शराब पी रहे थे और मेरी दीदी सबके गिलासों में शराब डाल रही थी। शराब पीते हुए करीब आधा घंटा गुजर चुका था। उसके बाद एक आदमी मेरी दीदी को पकड़ा और दीदी को कमरे में लेकर गया। करीब 1 घंटे बाद वह आदमी कमरे से निकला और उसके बाद दूसरा आदमी चला गया। वह आदमी भी करीब 1 से 1.5 घंटा कमरे के अंदर था और फिर उसके बाद कमरे से निकला। उसके बाद तीसरा आदमी गया। ऐसे करते करते जब चौथा आदमी कमरे से बाहर निकला, उसके बाद मेरे जीजू गए। मुझे यह सिलसिला कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था? मेरे दिमाग में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। आखिर सारे आदमी मेरी दीदी के कमरे के अंदर जाकर क्या कर रहे थे मेरी दीदी के साथ? फिर मैं सोचने लगी, जीजू के दोस्त आखिर दीदी के साथ ऐसा क्यों करेंगे? और किसी के बीवी के साथ ऐसा होगा तो थोड़ी बैठा रहेगा। लेकिन मेरे सवालों के जवाब तो दीदी से ही मिल सकते थे। जीजू भी थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकले और सब एक गाड़ी में बैठकर निकल गए। मेरे पास अच्छा खासा मौका था यह जानने का आखिर मेरी दीदी के साथ हो क्या रहा है। मैं हल्के कदमों से दीदी के कमरे तक गई। दीदी के कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गई, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। दीदी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। दीदी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। दीदी बिस्तर पर दर्द से तड़प रही थी। दीदी के पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। मैं दीदी के पास जल्दी से पहुंची और दीदी को उठाया। दीदी ने मुझे जैसे ही देखा घबरा गई और कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें कहा था तुम सो जाना। मैंने दीदी से कहा, दीदी मैंने जो देखा क्या यह सच है? जीजू के दोस्त आपके साथ गलत काम करते हैं और जीजू भी इसमें शामिल है। मैंने जल्दी से दीदी के कपड़े बदले और दीदी के शरीर पर जहाँ जहाँ घाव थे वहाँ पर दवाई लगाई। दीदी कुछ बता नहीं रही थी। मैंने दीदी से शक्ति से पूछा, दीदी तुम मुझे सच बता रही हो या मैं पुलिस के पास जाऊं? दीदी ने मुझे रोका और कहने लगी, जिस दिन मैं शादी होकर इस घर में आई थी, सुहागरात के लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी, उस दिन मेरे पति की जगह मेरे जेठ मेरे कमरे में आए थे और मेरे साथ गलत काम करने के बाद उसके बाद मेरे पति आए थे। जब मैंने ये सब उनको बताया तो कहने लगे कि मैंने ही तो उनको भेजा था। उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी है।
क्योंकि जब जिसका मन करता है तब मेरे साथ गलत काम करते हैं। तब मैंने दीदी से कहा, दीदी आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? दीदी ने कहा, मैंने इसका विरोध किया और पूरे घर में बताया, लेकिन पूरे घर वाले इस अपराध में शामिल हैं। मेरा पति नेतागिरी का काम करता है और अपने प्रमोशन के लिए अपने दोस्तों के आगे और सीनियर के सामने मुझे परोस देता है, जिसमें उनको कोई ऐतराज़ नहीं होता है। सारे लोग मेरे शरीर को नोच-नोच कर खाते हैं, इसलिए मेरा ऐसा हाल हो गया है। दीदी की बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने दीदी से पूछा, कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी दीदी ने कहा, तेरे जीजू कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वह एक सनकी इंसान है, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। मैंने दीदी से कहा, आप इतना दुख क्यों झेल रही हैं? आप मायके वापस क्यों नहीं चली आई? तो दीदी कहने लगी, हम लोग इतने गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से मम्मी ने पापा ने मेरा रिश्ता तय किया था। तुझे तो अच्छे से पता है, मेरा रिश्ता जहाँ पर भी तय होता सब दहेज की लंबी चौड़ी लिस्ट थमा देते थे, जो पापा के बस में नहीं था। बड़ी मुश्किल से बिन दहेज का यह रिश्ता मिला था, और अगर मैं मायके आकर बैठ जाती तो मम्मी पापा का क्या होता? और मम्मी पापा को तुझे लेकर भी बहुत टेंशन है कि तेरी शादी कैसे होगी, इसलिए मैं मायके नहीं आना चाहती थी। सोचती थी जब तक मेरा शरीर झेल सकता है ये सब झेलती हूँ, उसके बाद किसी दिन खुदकुशी कर लूँगी, क्योंकि मैं मायके जाकर मम्मी पापा को और दुख नहीं देना चाहती थी। दीदी की बातें सुनकर मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने दीदी से कहा, दीदी मैं आपको इस नर्क में नहीं रहने दूंगी। दीदी कहने लगी, नहीं, मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाऊंगी। तू सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना और मम्मी पापा को कुछ मत बताना, नहीं तो मम्मी पापा जीते जी मर जाएंगे। लेकिन मैंने दीदी की एक नहीं सुनी और सुबह होते ही दीदी को पुलिस के पास लेकर गई और दीदी के ससुराल में हो रहे पाप को पुलिस वालों के सामने सब कह दिया। जिस डॉक्टर ने दीदी का चेकअप किया उसने पुलिस वालों को बताया, इनके साथ तो बहुत गलत हो रहा है। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने हमारा केस दर्ज किया। उसके बाद मेरे जीजू को पुलिस वाले गिरफ्तार करके लेकर गए। मैंने अपनी दीदी का जीजू से तलाक करवा दिया। वह जीजू कहलाने के लायक नहीं था, वह तो एक बहसी दरिंदा था जो इस समाज में रहने के लायक नहीं है। अब मैं और दीदी मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं। मेरी दीदी 12th पढ़ी लिखी थी, इसलिए मैंने दीदी को एक नर्स का कोर्स करवा दिया। अब दीदी एक अस्पताल में जॉब करती है और मैं तो पहले से ही जॉब करती थी। कुछ सालों बाद दीदी के अस्पताल में ही काम कर रहे एक आदमी के साथ दीदी की शादी हो गई। दीदी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। उस आदमी की यह दूसरी शादी थी। पहली पत्नी बच्चे की डिलीवरी के वक्त मर चुकी थी। उस आदमी की पहली बीवी से एक बेटी थी। दीदी उस बच्चे को अपनी बेटी की तरह पालती है। दीदी अपने जॉब के साथ साथ अपना घर भी बहुत अच्छे से संभाल रही है। आज मैं अपनी दीदी को खुश देखकर बहुत खुश हूँ। अगर मैंने वह कदम नहीं उठाया होता तो एक दिन दीदी को मरा हुआ पाती।